हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द फाइन आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक बाय डीब्रा फाइन बुक के बारे में। शोएब का एक ही रूटीन था, सुबह ऑफिस जाना, शाम को वापस आना और फिर रात में बस सो जाना। उसकी जिंदगी में एक अजीब सी खामोशी थी और शायद वो खुद भी इस बात से थक चुका था। हर रोज वही लोग, वही काम और एक ही तरह की बातचीत। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नया नहीं। वो बस किसी तरह दिन काट रहा था। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए उसकी नज़र एक बुक स्टोर पर पड़ी। पता नहीं क्यों आज उसने सोचा कि चलो अंदर चलते हैं, शायद कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। अंदर जाते ही उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी, द फाइन आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक बाय डेब्रा फाइन। किताब का नाम कुछ खास था और उससे भी ज्यादा खास था इसका सब्जेक्ट। शोएब को याद आया कि ऑफिस में या कहीं और उसे अक्सर ऑकवर्ड साइलेंस का सामना करना होता था। उसने सोचा कि अगर ये किताब उसके सोशल स्किल्स को कुछ भी इम्प्रूव कर सके तो क्यों ना इसे पढ़ा जाए। शोएब ने किताब को खरीदा और घर जाकर पढ़ना शुरू किया। उसने पहला लेसन खोला, टेक द इनिशिएटिव टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशंस। इस लेसन में डेब्रा फाइन ने लिखा था कि ज्यादातर लोग दूसरों से बातचीत करने की पहल करने में हिचकिचाते हैं। सबको लगता है कि सामने वाला पहले शुरू करे, लेकिन असल में अगर हम ही पहला कदम उठा लें तो कॉन्वर्सेशन शुरू करना और कनेक्ट करना आसान हो जाता है। शोएब ने सोचा, सही बात है, मैं भी हमेशा सोचता हूं कि कोई और बात शुरू करे। शायद इसी वजह से मैं हर जगह अकेला महसूस करता हूं। उसने ठान लिया कि अगली बार वो खुद से बातचीत शुरू करेगा। अगले दिन ऑफिस में एक कॉफी ब्रेक के दौरान उसने सोचा कि क्यों ना कुछ ट्राई किया जाए। सामने उसकी कोलीग नंदिनी बैठी थी। वो अक्सर उसे हल्का सा स्माइल करके हेलो बोल देती थी, पर इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं। शोएब ने कुछ हिचकिचाया, फिर खुद को हिम्मत दी और बोला, हाय नंदिनी, कैसा चल रहा है? नंदिनी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अच्छा चल रहा है, तुम बताओ। शोएब ने खुद को कुछ रिलैक्स महसूस किया और बात आगे बढ़ाई, बस वही काम, घर, वही रूटीन। वैसे तुम वीकेंड्स पर क्या करती हो? नंदिनी कुछ सरप्राइज थी क्योंकि शोएब पहले कभी उससे ज्यादा बात नहीं करता था, पर फिर उसने बताया कि उसे ट्रैकिंग का शौक है और वो अक्सर वीकेंड्स पर किसी नए जगह जाती है। बस यहीं से दोनों की बातचीत शुरू हो गई। शोएब को पता चला कि नंदिनी के पास कितनी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। उसने सोचा कि अगर उसने पहल न की होती तो शायद वो कभी भी नंदिनी के बारे में इतना कुछ नहीं जान पाता। उस दिन की बातचीत ने उसे एहसास दिलाया कि कैसे एक सिंपल हाई से इतनी मीनिंगफुल बात शुरू हो सकती है। उस दिन के बाद शोएब ने ये आदत बना ली कि जहां भी उसे ऑकवर्ड साइलेंस लगे वहां वो खुद से बातचीत शुरू करेगा, चाहे ऑफिस हो, ट्रेन हो या नेबरहुड का पार्क। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि लोग सिर्फ एक चांस का इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई उनसे बात करे। और जब शोएब ने यह पहल करनी शुरू की तो उसे यह भी महसूस हुआ कि उसके अंदर की हिचक कम हो रही है। एक दिन ऑफिस की कैफेटेरिया में वो अकेला बैठा था। उसने देखा कि एक नए एम्प्लॉई ने उसके पास बैठने की कोशिश की, पर फिर हिचकिचाते हुए दूसरी तरफ बैठ गया। शोएब ने सोचा कि शायद ये वही हेजिटेशन है जो उसे पहले हुआ करती थी। उसने खुद से इनिशिएटिव लेने का लेसन याद किया और उसकी तरफ एक स्माइल फेंकते हुए बोला, हे न्यू हियर। नए एम्प्लॉई ने कुछ शाय होकर जवाब दिया, हाँ, हाल ही में शामिल हुए। फिर शोएब ने हल्की फुल्की बातचीत शुरू कर दी। धीरे धीरे उस एम्प्लॉय की झिझक कम हुई और वो खुलकर बात करने लगा। उसे देखकर शोएब को खुद पर प्राउड महसूस हुआ कि वो अब किसी को अनकंफर्टेबल फील कराने के बजाय उन्हें कंफर्टेबल फील कराने में सक्षम हो गया है। ऐसे ही कुछ दिनों में शोएब ने खुद को एक नए एनवायरनमेंट में पाया। अब वो उस पुराने ऑकवर्ड साइलेंट शोएब से बिल्कुल अलग था। अब शोएब के जीवन में हर दिन एक नया बदलाव था। उसने महसूस किया कि स्मॉल टॉक से सच में कितनी चीजें बदल जाती हैं। लोगों से बात करने से उसे न सिर्फ उनके बारे में बल्कि खुद के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अब वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और ओपन महसूस करने लगा था। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसे कॉन्वर्सेशंस को और भी एंगेजिंग बनाने के लिए कुछ और सीखना चाहिए। उसने किताब का दूसरा चैप्टर खोला, प्रिपेयर ओपन एंडेड क्वेश्चंस। यहां डेब्रा फाइन ने एक और महत्वपूर्ण लेसन दिया था।
इस लेसन में बताया गया था कि अक्सर बातचीत तभी रुकती है जब सवाल सिर्फ हाँ या ना में जवाब देने लायक हो। यानी हम जब क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं तो सामने वाले के पास बस 2-4 शब्दों में जवाब देने के अलावा कुछ नहीं होता। पर अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें तो सामने वाला अपनी बात को खुलकर एक्सप्रेस कर सकता है। डिब्रा ने एक एक्रोनिम बताया FORM, जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करने में हेल्पफुल हो सकता है। फॉर्म का मतलब है फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और मिसलेनियस। शोएब ने सोचा, किताब में तो ये सब पढ़ लिया, अब इसे प्रैक्टिकल में यूज करना पड़ेगा। अगले दिन ऑफिस में शोएब ने लंच ब्रेक के दौरान अपनी टेबल पर बैठे बाकी कॉलीग्स से कैजुअल कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश की। वहां पर उसकी टीम का एक मेंबर रजत भी बैठा था, जिससे शोएब ज्यादा बात नहीं करता था। शोएब ने सोचा कि इस बार वो फॉर्म फ्रेमवर्क का यूज करके देखेगा। शोएब ने पहले तो हल्के फुल्के अंदाज में रजत से पूछा, रजत, तुम्हारा फैमिली कहाँ से है? क्या यहाँ से हो? रजत ने स्माइल करते हुए बताया कि उसकी फैमिली लखनऊ में है और वो यहाँ जॉब के सिलसिले में अकेला ही रहता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। शोएब ने उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए बात को आगे बढ़ाया। लखनऊ की तो बड़ी अच्छी स्टोरीज सुनी है मैंने, क्या तुम अक्सर वहां जाते हो? रजत ने एक्साइटेड होकर बताया कि हाँ, वो हर 2-3 महीने में वहां जाता है। और फिर उसने अपने होम टाउन के बारे में कुछ मजेदार किस्से सुनाने शुरू कर दिए। शोएब ने महसूस किया कि एक सिंपल ओपन एंडेड क्वेश्चन से कॉन्वर्जेशन कितनी स्मूथली फ्लो करने लगी थी। अब दोनों के बीच में कोई ऑकवर्ड साइलेंस नहीं था। अभी शोएब फैमिली कैटेगरी में ही बात कर रहा था कि तभी उसे ऑक्यूपेशन का ख्याल आया। उसने सोचा कि अब कुछ और पूछना चाहिए ताकि बात और इंटरेस्टिंग हो सके। उसने कैजुअली रजत से पूछा, वैसे तुम्हें अपने काम में सबसे चैलेंजिंग चीज क्या लगती है? रजत कुछ सरप्राइज्ड हुआ। शायद उससे पहले किसी ने यह सवाल नहीं पूछा था। उसने सोचा और फिर बताने लगा कि कैसे डेडलाइंस मीट करना, क्लाइंट्स के एक्सपेक्टेशंस समझना और टीम को मैनेज करना उसकी रोज की चैलेंजेस में शामिल है। उसने शोएब से भी पूछ लिया, तुम्हें क्या चैलेंजिंग लगता है? शोएब ने कुछ ऑनेस्टी के साथ बताया कि उसे मल्टीटास्किंग करना अभी भी कठिन लगता है और कभी कभी वो प्रेशर हैंडल करने में भी परेशान हो जाता है। दोनों ने अपने अपने स्ट्रगल्स डिस्कस किए और एक दूसरे को कुछ टिप्स भी दिए। अब कॉन्वर्जेशन और आगे बढ़ाने के लिए शोएब ने फॉर्म के नेक्स्ट कैटेगरी रिक्रिएशन का इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि अगर हॉबीज और इंटरेस्ट पर बात की जाए तो शायद रजत को और ज्यादा कंफर्टेबल फील हो। उसने पूछा, वैसे वीकेंड्स पर क्या करते हो? कोई खास शौक है? रजत ने हंसते हुए बताया कि उसे मूवीज देखने का शौक है, खासकर थ्रिलर और मिस्ट्री जॉनर की। यह सुनकर शोएब भी एक्साइटेड हो गया क्योंकि उसे भी मूवीज का शौक था। अब दोनों मूवीज पर बात करने लगे। कौन सी मूवी किसने देखी है, कौन सा एक्टर अच्छा है और कौन सी मूवी के ट्विस्ट ने दिमाग हिला दिया। इस बीच शोएब को रियलाइज हुआ कि फॉर्म का रिक्रिएशन सेक्शन कितना हेल्पफुल हो सकता है। सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन से बातचीत इतनी एंगेजिंग हो गई थी कि लंच ब्रेक कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। अब शोएब को फॉर्म का फाइनल सेक्शन मिसलेनियस भी यूज करने का मन हुआ। मिसलेनियस का मतलब था कि कुछ रैंडम और जनरल टॉपिक्स पर भी बातचीत हो सकती है जो किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं आती। शोएब ने कैजुअली पूछा, वैसे तुमने कभी ट्रैवल किया है इंडिया में या किसी और कंट्री में? रजत ने तुरंत बताया कि वो पिछले साल गोवा गया था और इस साल किसी हिल स्टेशन जाने का प्लान है। दोनों ट्रैवल के बारे में बातें करने लगे और शोएब को महसूस हुआ कि एक अच्छा सवाल हमेशा कॉन्वर्जेशन को स्मूथ रख सकता है। अब रजत भी कुछ रिलैक्स महसूस करने लगा था और उसने शोएब को कई ट्रैवल टिप्स भी दिए। कुछ ही दिनों में शोएब की ये आदत बन गई। अब वो हर नई बातचीत में फॉर्म को अपने क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क बना लेता। उसने नंदिनी से उसके फैमिली के बारे में बात की, फिर उसके हॉबीज के बारे में पूछा और जाना कि वो वीकेंड्स पर पेंटिंग भी करती है। एक दिन उसने अपनी क्यूबिकल मेट राधिका से बातचीत करते हुए ऑक्यूपेशन पर सवाल किया और जाना कि वो एक्चुअली आर्किटेक्चर फील्ड में जाना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से IT में आ गई। धीरे धीरे शोएब की सभी कॉलीग्स के साथ बॉन्डिंग बन गई।
अब वो ऑफिस में हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ जानता था और उसके पास बातचीत करने के लिए कभी कोई कमी नहीं होती थी। अब शोएब का ऑफिस काफी बदल गया था। पहले जहां वो हर जगह बस एक अजनबी की तरह रहता था, अब वो एक जाना पहचाना चेहरा बन चुका था। लोग उससे बात करना पसंद करने लगे थे और खुद शोएब को भी हर दिन नए लोगों से मिलना अच्छा लगने लगा था। उसकी जिंदगी में ये बदलाव देखने लायक था, लेकिन जितना वो कॉन्वर्सेशंस के बारे में सीख रहा था, उतना ही उसे ये एहसास हो रहा था कि शायद वो हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग कर रहा है। किताब पढ़ते पढ़ते उसने तीसरे लेसन का पन्ना खोला, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। इस चैप्टर में डिब्रा फाइन ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि सिर्फ बात करना ही काफी नहीं होता, बल्कि ध्यान से सुनना भी उतना ही जरूरी होता है। और सुनना मतलब सिर्फ वर्ड्स को सुनना नहीं, बल्कि हर उस बात को समझना जो सामने वाला कह रहा है। इसके लिए बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और वर्बल एफर्मेशंस का बहुत महत्व होता है। जब हम सच में किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाले को भी ये लगता है कि उनकी बात को समझा जा रहा है और वो वैल्यूड फील करते हैं। शोएब ने सोचा, सुनने की बात तो सही है, पर क्या मैं सच में ध्यान से सुन पाता हूं? उसे महसूस हुआ कि कई बार वो बातचीत के बीच अपने जवाब के बारे में सोचने लगता था, बजाय इसके कि सामने वाला क्या कह रहा है। उसने तय किया कि अब वो एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करेगा। अगले दिन ऑफिस में नंदिनी उसके पास आई और कुछ उदास सी दिखी। शोएब ने उससे पूछा, तुम ठीक हो? कुछ परेशान लग रही हो? नंदिनी ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, बस कुछ पर्सनल इशू है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अब शोएब का मन था कि वो कुछ एडवाइस दे, लेकिन फिर उसे डिब्रा का लेसन याद आया। उसने खुद को कुछ रुकने को कहा और बस ध्यान से सुनने का फैसला किया। नंदिनी ने धीरे धीरे अपने दिल की बात बताई। उसके एक दोस्त के साथ कुछ अनबन हो गई थी और वो इस बारे में काफी अपसेट थी। शोएब ने बिना इंटरप्ट किए उसकी सारी बात सुनी। बीच बीच में बस हल्के हल्के से एफर्मेशंस देता रहा, जैसे हूं, समझ सकता हूं या अच्छा, फिर क्या हुआ। जब नंदिनी ने बात खत्म की, शोएब ने उसे हल्का सा स्माइल करते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुमने जो किया वो सही है और मैं समझ सकता हूं कि तुम कैसा फील कर रही हो। यह सिंपल बात सुनकर नंदिनी कुछ रिलैक्स्ड महसूस करने लगी। उसने कहा, थैंक्स शोएब, तुमसे बात करने के बाद कुछ हल्का महसूस कर रही हूं। तुमने मेरी बात बिना इंटरप्ट किए सुन ली, इससे बहुत अच्छा लगा। शोएब ने महसूस किया कि सच में जब हम एक्टिव लिसनिंग करते हैं तो सामने वाले को पता चलता है कि हम उनकी बात को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और ये बातें अक्सर उन्हें कंफर्ट देती हैं, खासकर जब वो परेशान हो। अब शोएब ने हर बातचीत में इस एक्टिव लिसनिंग टेक्निक को अपनाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसकी टीम का एक मेंबर विवेक, जो अक्सर चुप चुप सा रहता था, उससे बात करने आया। शोएब ने अपनी पूरी अटेंशन विवेक पर लगाई। इस बार उसने ये भी इंश्योर किया कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी दिखाए कि वो विवेक की बातों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। उसने अपनी बॉडी को स्लाइटली आगे झुकाया, विवेक की ओर आई कांटेक्ट बनाए रखा और उसके हर शब्द को ध्यान से सुना। विवेक ने बताया कि उसे अपने काम में कुछ दिक्कतें आ रही हैं और वो कुछ स्ट्रेस्ड है। शोएब ने बीच में कोई सलाह नहीं दी, बस उसे ध्यान से सुना और बीच बीच में हल्के से एनकरेजमेंट के शब्द बोलता रहा। जब विवेक ने अपनी बात खत्म की, तब शोएब ने बस इतना कहा, मैं समझ सकता हूं, यह सच में चैलेंजिंग होगा, तुम्हें अकेले ये सब मैनेज करना पड़ा होगा। विवेक ने कुछ आश्चर्य से शोएब को देखा और बोला, थैंक्स यार, मुझे लगा कि किसी ने मेरी बात को सुना और समझा। अक्सर लोग सलाह देने लगते हैं, पर तुमने मुझे आराम से अपनी बात कहने का मौका दिया। अब शोएब को एक्टिव लिसनिंग की पावर का एहसास हो रहा था। उसे लगने लगा कि यह सिर्फ एक कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, बल्कि एक आर्ट है जो लोगों को खुद के प्रति अट्रैक्टेड और वैल्यूड महसूस कराता है। अगले दिन शोएब को ऑफिस में एक मीटिंग अटेंड करनी थी। इस बार उसने सोचा कि क्यों ना मीटिंग में भी एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस की जाए। जब उसकी बारी आई तो उसने अपनी पूरी अटेंशन स्पीकर पर दी, बीच बीच में आई कांटेक्ट बनाए रखा और जरूरी जगहों पर हल्के से सिर हिलाकर सहमति दी। उसने किसी भी पॉइंट पर इंटरप्ट नहीं किया, जिससे स्पीकर को लगा कि उसकी बात को अच्छी तरह से सुना जा रहा है। जब मीटिंग खत्म हुई तो शोएब के मैनेजर ने उससे कहा, शोएब, आज तुमने काफी ध्यान से सुना, तुम्हारे क्वेश्चंस भी रेलिवेंट और थॉटफुल थे। इस तरह की लिसनिंग की बहुत जरूरत होती है।
शोएब को महसूस हुआ कि एक्टिव लिसनिंग न सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी कितनी असरदार हो सकती है। धीरे धीरे उसकी बातचीत में ये बदलाव आने लगा कि लोग उसे एक अटेंटिव और थॉटफुल इंसान के रूप में देखने लगे। अब उसकी बातों में सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि एक गहराई आ गई थी। शोएब अब बातचीत में काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा था। उसने किताब के पिछले लेसन्स को अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में धीरे धीरे शामिल कर लिया था। उसकी स्मॉल टॉक की स्किल्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुका था और वो पहले से ज़्यादा रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल महसूस करता था। लेकिन एक चीज़ अब भी थी जो उसे परेशान करती थी, बातचीत में आने वाले ऑकवर्ड पॉजेस। चाहे बातचीत कितनी भी अच्छी चल रही हो, कभी कभी बीच में एक अजीब सा साइलेंस आ जाता था और शोएब को समझ नहीं आता था कि इसे कैसे हैंडल किया जाए। उसे लगता कि ये पॉजेस उसकी बातचीत को बिगाड़ देते हैं। एक दिन उसने किताब में अगला लेसन पढ़ा, नेविगेट ऑकवर्ड पॉजेस ग्रेसफुली। डिब्रा फाइन ने लिखा था कि ऑकवर्ड साइलेंसेस से डरने की बजाय हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। कई बार ये पॉजेस एक अच्छा मौका होते हैं कि हम खुद को रीग्रुप कर सकें या बातचीत का टॉपिक बदल सकें। फाइन ने सलाह दी कि इन पॉजेस को ग्रेसफुली हैंडल करने के लिए हमारे पास कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस या टॉपिक्स तैयार होने चाहिए जिससे कॉन्वर्सेशन को स्मूथली आगे बढ़ाया जा सके। शोएब ने सोचा, सही कहा, अक्सर मैं इन पॉजेस को ऑकवर्डली हैंडल करता हूँ। शायद कुछ फॉलो अप टॉपिक्स या क्वेश्चंस पहले से सोच कर रखना अच्छा आइडिया हो सकता है। अब उसने ये टेक्निक अपनाने का फैसला किया। उसने सोचा कि जब भी ऐसा पॉज आएगा वो इसे हैंडल करने के लिए मेंटल नोट्स में कुछ प्रिपेयर्ड टॉपिक्स रखेगा। अगले दिन ऑफिस के लंच ब्रेक में शोएब ने अपनी टीम के साथ बैठकर कैजुअल बातचीत शुरू की। सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे और बीच बीच में शोएब ने एक्टिव लिसनिंग को भी अप्लाई किया। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक एक पॉज आ गया। सब चुपचाप खाने में लग गए और एक ऑकवर्ड साइलेंस बन गया। शोएब ने पहले तो खुद को शांत रखा और सोचा कि इस पॉज को डरने की जगह एक चांस की तरह देखा जाए। उसने तुरंत ही एक प्रिपेयर्ड टॉपिक से बात शुरू की। उसने अपने पास बैठे कॉलीग सीमा से पूछा, वैसे तुम्हारे पास अगर 1 महीने की छुट्टी हो तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगी? सीमा ने यह सवाल सुनकर कुछ सरप्राइज होकर कहा, 1 महीने की छुट्टी? वाह, वो भी बिना किसी टेंशन के? मुझे तो बस गोवा में बीच पर रिलैक्स करना है। सीमा का जवाब सुनते ही बाकी लोग भी अपने ट्रैवल प्रेफरेंसेस पर बात करने लगे। एक ने कहा कि वो मनाली जाना पसंद करेगा तो किसी ने लेह लद्दाख का नाम लिया। शोएब ने महसूस किया कि सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन ने उस ऑकवर्ड पॉज को खत्म कर दिया और एक लाइवली कॉन्वर्सेशन शुरू कर दी। अब शोएब की समझ में आ गया था कि पॉजेस को ग्रेसफुली हैंडल करने के लिए हमें कुछ प्लानिंग करनी होती है। उसने अपने दिमाग में कुछ ऐसे सवालों की एक लिस्ट बना ली जो कॉन्वर्सेशन को स्मूथली आगे बढ़ाने में मदद कर सकते थे। जैसे कि अगर कोई भी काम करने की आज़ादी हो तो तुम कौन सा करियर चूज करते? तुम्हारे बचपन का सबसे अच्छा मेमोरी कौन सा है? कोई ऐसा ड्रीम डेस्टिनेशन है जहां जाना चाहते हो? इन क्वेश्चंस को शोएब ने अपने दिमाग में रख लिया ताकि किसी ऑकवर्ड पॉज के समय वो इन्हें आसानी से यूज कर सके। एक दिन ऑफिस के बाद सब कॉलीग्स ने बाहर डिनर प्लान किया। शोएब अब ऐसे गैदरिंग्स में खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता था। डिनर के दौरान सब बातें कर रहे थे पर बीच बीच में छोटे पॉजेस आते थे। इस बार शोएब ने कॉन्शियसली इन पॉजेस को ऑकवर्ड महसूस नहीं होने दिया। जैसे ही एक पॉज आया, उसने कैजुअली अपनी कॉलीग सौरभ से पूछा, सौरभ, तुम बचपन में सबसे शरारती चीज क्या किया करते थे? सौरभ ने पहले कुछ सोचा, फिर हंसते हुए बताया कि कैसे वो अपनी सिस्टर के टॉयज छिपा दिया करता था और फिर उन्हें ढूंढने का ड्रामा करता था। बाकी सब भी हंसने लगे और अपने अपने बचपन की शरारतें शेयर करने लगे। कॉन्वर्सेशन अब एक लाइवली और मस्ती भरी डायरेक्शन में बढ़ गई। शोएब को फिर से ये एहसास हुआ कि पॉज को हैंडल करने के लिए बस कुछ सा प्लानिंग की जरूरत होती है। इसके बाद से शोएब ने हर ऑकवर्ड पॉज को एक नए चांस की तरह देखना शुरू कर दिया। अब उसे डर नहीं लगता था कि बात रुक जाएगी, बल्कि वो पॉजेस को एक अच्छे टॉपिक की शुरुआत का अवसर मानने लगा। उसने महसूस किया कि पॉजेस हमें सोचने का मौका देते हैं कि बातचीत किस दिशा में ले जानी है और ये साइलेंस भी बातचीत का एक हिस्सा है। वो कभी कभी बस मुस्कुरा देता था या एक हल्का सा कमेंट कर देता था,
जिससे लोग रिलैक्स महसूस करते थे। एक दिन ऑफिस के बाद शोएब ने अपनी दोस्त नंदिनी के साथ कॉफी पीने का प्लान बनाया। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे, पर अचानक एक ऐसा पॉज आया जहां दोनों बस अपनी कॉफी साइप करने लगे और एक अजीब सी खामोशी छा गई। शोएब ने मुस्कुराते हुए पॉज को एम्ब्रेस किया और हल्के से कहा, तुम्हारे हिसाब से लाइफ का सबसे एडवेंचरस मोमेंट क्या रहा? नंदिनी ने एक गहरी सांस लेकर बताया कि कैसे उसने कॉलेज के दौरान एक सोलो ट्रैक किया था और ये एक्सपीरियंस उसके लिए बेहद चैलेंजिंग और मेमोरेबल रहा। शोएब ने एक्टिव लिसनिंग का यूज करते हुए उसकी बात को ध्यान से सुना और बीच बीच में एनकरेजमेंट देने के लिए हल्के अफर्मेशंस भी देता रहा। ये पॉज अब ऑकवर्ड नहीं रहा, बल्कि एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन की शुरुआत बन गया। अब शोएब ने एक और चीज सीखी थी, जब हम ऑकवर्ड पॉजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन्हें हैंडल करने के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, तो वो पॉजेस अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होते। अब शोएब की बातचीत में काफी रिफाइनमेंट आ चुकी थी। वो पहले ऑकवर्ड पॉजेस को हैंडल करने से घबराता था, लेकिन अब उसने सीखा था कि बातचीत के फ्लो को बनाए रखना कैसे एक स्किलफुल काम होता है। लेकिन एक चीज और थी जिस पर उसे काम करना था, बातचीत का सही तरीके से अंत करना। उसने महसूस किया था कि कई बार लोग बातें खत्म करने के बाद भी ऑकवर्डली खड़े रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कब और कैसे बातचीत को ग्रेसफुली रैप अप करना है। ऐसे में कभी कभी वो खुद भी अनचाहे पॉजेस में फंस जाता था, जिससे बातचीत का अंत कुछ अनकंफर्टेबल हो जाता था। एक दिन उसने किताब में इस पर एक नया लेसन पढ़ा, एग्जिट कॉन्वर्सेशंस पोलाइटली। डिब्रा फाइन ने लिखा था कि बातचीत को ग्रेसफुली एंड करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसे शुरू करना। बातचीत के आखिर में एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ना बहुत मायने रखता है, क्योंकि यही आखिरी मोमेंट्स आपके पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। फाइन ने कुछ स्ट्रैटेजीज बताई थी, जैसे कॉन्वर्सेशन के मेन पॉइंट्स को समराइज करना, बातचीत के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाना और फ्यूचर में कॉन्टैक्ट सजेस्ट करना अगर अप्रोप्रिएट लगे। इस तरह बातचीत का अंत न सिर्फ रिस्पेक्टफुल होता है, बल्कि फ्यूचर में कनेक्ट करने के लिए भी रास्ता खुलता है। शोएब ने सोचा, ये इंटरेस्टिंग है। अक्सर हम बातें शुरू करना और बीच में मैनेज करना तो सीख जाते हैं, लेकिन अंत कैसे करना है ये शायद हम इग्नोर कर देते हैं। अब से मैं इस पर भी ध्यान दूंगा। अगले दिन ऑफिस में शोएब ने इस लेसन को प्रैक्टिस करने का मन बनाया। लंच ब्रेक में उसकी बातचीत सीमा से हुई। दोनों ने काफी टॉपिक्स पर बातें की और समय कब बीता पता ही नहीं चला। अब लंच ब्रेक खत्म हो रहा था और शोएब को समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत का अंत कैसे करे। उसने डेब्रा के टिप्स को याद किया और बातचीत को समराइज करने का फैसला किया। उसने मुस्कुराते हुए सीमा से कहा, अरे आज तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। तुमने जो ट्रैवल के किस्से बताए वो सच में इंस्पायरिंग है। मुझे भी अब लगता है कि गोवा ट्रिप की प्लानिंग करनी चाहिए। सीमा ने हंसते हुए सहमति जताई और कहा, हाँ जरूर जाना चाहिए, और अगर प्लानिंग में कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। शोएब ने फ्रेंडली तरीके से जवाब दिया, थैंक्स, मैं डेफिनेटली तुमसे टिप्स लेने आऊंगा। अच्छा लगा तुमसे बातें करके। अब मैं वापस काम पर जाता हूं, बट लेट्स कैच अप अगेन सम टाइम। सीमा ने भी वार्म तरीके से बातचीत का अंत किया और दोनों अपनी अपनी डेस्क्स की ओर लौट गए। शोएब ने महसूस किया कि बातचीत को समराइज करके और एक कैजुअल फ्यूचर कॉन्टैक्ट का सजेशन देकर उसने बातचीत को बहुत नेचुरली एंड किया था। इससे न केवल सीमा को कंफर्टेबल फील हुआ, बल्कि उसने पॉजिटिव नोट पर कॉन्वर्सेशन को रैप अप किया। अब शोएब को मजा आने लगा था कि किस तरह इन छोटे छोटे जेस्चर्स से बातचीत को मैनेज किया जा सकता है। उसने हर इंटरेक्शन में इस स्किल को रिफाइन करने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे ये भी सीखा कि जब हम सामने वाले का टाइम और बातचीत का रिस्पेक्टफुल तरीके से अंत करते हैं, तो सामने वाला भी हमें अप्रिशिएट करता है। एक दिन ऑफिस में एक टीम मीटिंग के बाद उसकी बात उसके मैनेजर अमित सर से हुई। दोनों ने कुछ ऑफिस प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की और अमित सर ने शोएब से कुछ इनसाइट्स भी पूछे। बातचीत प्रोडक्टिव रही, लेकिन शोएब ने नोटिस किया कि अब अमित सर जाने के मूड में हैं। इस बार शोएब ने खुद इनिशिएटिव लेकर कॉन्वर्सेशन को पोलाइटली एंड करने का सोचा। उसने अमित सर से कहा, धन्यवाद सर, आपके इनसाइट से काफ़ी क्लैरिटी मिली। आपने जो फीडबैक दिया उससे मुझे प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाने के आइडियाज़ मिल गए हैं।
अब मैं इन्हें इम्प्लीमेंट करने में जुट जाता हूं। अमित सर ने खुशी से कहा, बिल्कुल शोएब, ग्लैड टू हियर दैट। तुमसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। शोएब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, धन्यवाद सर, मुझे भी आपसे सीखने का मौका मिलता है। और इसके साथ ही शोएब रिस्पेक्टफुली अपनी डेस्क की ओर चला गया। उसने महसूस किया कि कॉन्वर्जेशन को पोलाइटली एंड करने से वो इंटरैक्शन कितना स्मूथ और पॉजिटिव रहा। धीरे धीरे शोएब को कॉन्वर्जेशंस को पोलाइटली और नेचुरली रैप अप करने में स्किलफुल महसूस होने लगा। अब वो हर कैजुअल इंटरैक्शन में भी इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करता। कभी कॉफ़ी शॉप पर किसी पुराने दोस्त से मिलकर, तो कभी अपनी सोसाइटी में किसी नेबर से मिलते वक्त वो इस स्किल का यूज़ करता। एक वीकेंड पर वो अपने कॉलेज फ्रेंड रोहित से मिला। दोनों ने एक लंबे समय बाद मुलाकात की थी, तो नेचुरली काफ़ी बातें हुई। दोनों अपने जॉब्स, पुराने कॉलेज फ्रेंड्स और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जब शाम ढलने लगी, शोएब को महसूस हुआ कि अब उसे पोलाइटली बातचीत का अंत करना चाहिए। उसने रोहित की बातों को समराइज करते हुए कहा, रोहित, सच में आज तुमसे मिलकर बहुत मज़ा आया। तुम्हारी जॉब की अचीवमेंट सुनकर प्राउड फील हो रहा है। अगली बार जल्दी मिलेंगे, और अगर तुम्हारा कभी हमारे शहर में आना हो तो मुझे ज़रूर बताना। रोहित ने भी सहमति जताई और कहा, बिल्कुल शोएब, मैं भी तुमसे मिलकर एनर्जाइज्ड फील कर रहा हूँ, जल्दी मिलते हैं। इस तरह शोएब ने कैजुअली और वार्मली अपने दोस्त से विदा ली। उसने महसूस किया कि कॉन्वर्सेशन को पोलाइटली एंड करने का ये तरीका उसकी पर्सनल लाइफ में भी उतना ही यूजफुल है जितना कि प्रोफेशनल लाइफ में। अब शोएब की हर बातचीत का एक स्मूथ और ग्रेसफुल अंत होता था। उसे ये एहसास हुआ कि पोलाइटली एग्जिट करना भी एक आर्ट है, और इससे रिश्तों में वार्मथ और रिस्पेक्ट बरकरार रहती है। शोएब की जिंदगी में अब एक नया आत्मविश्वास आ चुका था। उसने द फाइन आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक के हर एक लेसन को न केवल सीखा, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लिया था। बातचीत शुरू करने से लेकर ऑकवर्ड पॉजेस को संभालने और ग्रेसफुली कॉन्वर्सेशन को एंड करने तक उसने हर छोटे बड़े पहलू को आत्मसात कर लिया था। अब उसकी जिंदगी में एक नया ही बदलाव आ चुका था। वो सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी पर्सनैलिटी में भी एक मैच्योरिटी और वार्मथ लेकर आया था। शोएब के ऑफिस में भी उसकी परफॉर्मेंस अब सबकी नज़र में थी। उसकी टीम के लोग उसे रिस्पेक्ट करने लगे थे, क्योंकि अब वो हर मीटिंग में एक ऐसी प्रेजेंस लेकर आता था जो लोगों को कंफर्ट और कॉन्फिडेंस देती थी। उसके कॉलीग्स को पता था कि शोएब से बात करना एक अच्छी एक्सपीरियंस होगी, क्योंकि अब वो हर इंटरैक्शन को थॉटफुली हैंडल करता था। अपनी इस ग्रोथ जर्नी में शोएब को हर जगह तारीफें मिल रही थीं, और उसने महसूस किया कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोगों को समझने और कनेक्ट करने का एक जरिया है। कुछ महीने बाद शोएब की कंपनी ने एक बड़े क्लाइंट के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की, और शोएब को उस प्रोजेक्ट का लीड बना दिया गया। अब ये उसके लिए अपनी स्किल्स को शोकेस करने का एक बेहतरीन मौका था, लेकिन इसके साथ ही इसमें बड़ी जिम्मेदारी भी शामिल थी। नए क्लाइंट के साथ पहली मीटिंग में शोएब का रोल बहुत अहम था। उसने खुद को याद दिलाया कि कम्युनिकेशन के हर लेसन का यूज़ करके वो इस इंटरैक्शन को सफल बना सकता है। मीटिंग के दिन शोएब ने अपनी सारी स्किल्स को यूज़ करने का फैसला किया। उसने सबसे पहले इनिशिएटिव लेकर कॉन्वर्सेशन की शुरुआत की। उसके कॉन्फिडेंट ओपनिंग स्टेटमेंट्स और प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस से क्लाइंट ने भी तुरंत इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ा, शोएब ने एक्टिव लिसनिंग स्किल्स का भी यूज़ किया। क्लाइंट की हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से सुनना और बीच बीच में एफर्मेशंस देना, उसने यह सब कॉन्शियसली किया ताकि क्लाइंट को यह महसूस हो कि उनकी बातों को महत्व दिया जा रहा है। बातचीत के दौरान एक छोटा पॉज आया, और शोएब ने तुरंत अपनी मेंटल लिस्ट से एक रेलेवेंट क्वेश्चन पूछकर इस पॉज को ग्रेसफुली हैंडल कर लिया। उसकी प्रेपर्ड क्वेश्चंस और स्मूथ टॉपिक ट्रांजिशंस ने उस मीटिंग को काफ़ी एंगेजिंग बना दिया। अंत में शोएब ने सब कुछ समराइज करके क्लाइंट का धन्यवाद किया और पोलाइटली फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए एक पॉजिटिव नोट छोड़ा। मीटिंग खत्म होने के बाद उसके मैनेजर और बाकी टीम के लोगों ने शोएब की तारीफ की। इस मीटिंग में शोएब ने सिर्फ पेशेवर स्किल्स का ही नहीं, बल्कि अपनी वेल राउंडेड कम्युनिकेशन और लोगों को कनेक्ट करने की कैपेसिटी का भी प्रदर्शन किया था।
अब शोएब को समझ आ गया था कि कॉन्वर्सेशंस को मैनेज करना एक आर्ट है और इस आर्ट को जितना रिफाइन किया जाए उतना ही बेनिफिशियल होता है। उसने महसूस किया कि कम्युनिकेशन स्किल्स केवल सोशल इंटरेक्शंस के लिए नहीं बल्कि प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी बहुत अहम है। अपने करियर में उसने जो इम्प्रूवमेंट किया वो उसकी टेक्निकल स्किल्स की वजह से नहीं बल्कि उसकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन और टीम बिल्डिंग एबिलिटीज की वजह से था। कुछ समय बाद शोएब की कंपनी में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया जिसमें कई हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स, स्टेक होल्डर्स और दूसरे प्रोफेशनल्स शामिल होने वाले थे। कंपनी ने शोएब को इस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेजेंटेशन देने का मौका दिया। ये शोएब के लिए एक बड़ा अवसर था क्योंकि इतने सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देना उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स की असली परीक्षा थी। कॉन्फ्रेंस वाले दिन शोएब ने कॉन्फिडेंट होकर स्टेज पर कदम रखा। उसने अपने ऑडियंस की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और प्रेजेंटेशन को एक एंगेजिंग टोन में शुरू किया। उसने अपनी बातचीत में पॉजेस देकर ऑडियंस को खुद के साथ जोड़ने का प्रयास किया। जब भी वो कोई पॉइंट एक्सप्लेन करता तो अपनी बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट का भी ध्यान रखता ताकि ऑडियंस को यह महसूस हो कि वो सिर्फ बोल नहीं रहा बल्कि उनके साथ बातचीत कर रहा है। प्रेजेंटेशंस के दौरान शोएब ने अपने हर स्किल का इस्तेमाल किया, चाहे वो एक्टिव लिसनिंग हो, प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस हो या टॉपिक्स को स्मूथली शिफ्ट करने की कला हो। उसने ऑडियंस की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व की और उनकी रिएक्शंस पर ध्यान देकर अपनी टोन और कंटेंट को एडजस्ट किया। उसने प्रिपेयर्ड टॉपिक्स से कॉन्वर्सेशन को बैलेंस रखा और जब सवाल जवाब का समय आया तो उसने अपने नॉलेज और स्किल्स का पूरा डिस्प्ले किया। शोएब ने प्रेजेंटेशन के आखिर में पोलाइटली ऑडियंस का धन्यवाद किया और फ्यूचर में कनेक्ट रहने का इनविटेशन दिया। कॉन्फ्रेंस के बाद कई लोग उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल से प्रभावित होकर उससे मिलने आए। एक सीनियर क्लाइंट ने कहा, शोएब, तुम्हारी प्रेजेंटेशन देखकर मुझे लगा कि तुम एक प्रोफेशनल से बढ़कर एक जेन्युइनली केयरिंग और इंसाइटफुल इंसान हो। तुम्हारी बातें काफ़ी प्रभावशाली थीं और तुमने इसे जिस तरह हैंडल किया वो काबिले तारीफ है। शोएब ने क्लाइंट को मुस्कुराकर धन्यवाद दिया और सोचा कि उसकी मेहनत का फल उसे मिल रहा है। उसने कम्युनिकेशन की आर्ट को इतनी बारीकी से समझा था कि अब वो सिर्फ बातचीत नहीं करता बल्कि एक अच्छा अनुभव छोड़ता था। शोएब की ग्रोथ ने उसे एक ऐसी पर्सनैलिटी में बदल दिया था जो हर इंटरैक्शन में पॉजिटिविटी और वार्मथ लाती थी। शोएब की पर्सनल लाइफ में भी अब उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स का काफ़ी अच्छा असर दिखने लगा था। पहले उसके दोस्त कभी कभी ये कहते थे कि वो उनकी बातें ज़्यादा ध्यान से नहीं सुनता या बहुत जल्दी विषय बदल देता है, लेकिन अब वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करता था। वो उनकी बातें ध्यान से सुनता, उन्हें रिस्पॉन्सेस में वार्मथ और एनकरेजमेंट देता और उन्हें महसूस कराता कि वो वैल्यूड और रिस्पेक्टेड हैं। अब शोएब की जिंदगी का एक ऐसा फेज था जहां वो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों एस्पेक्ट्स में सक्सेस देख रहा था। एक दिन उसके दोस्त रोहित ने उसे एक फैमिली गैदरिंग में आमंत्रित किया। गैदरिंग में कुछ पुराने दोस्त भी शामिल थे जिनसे शोएब ने कॉलेज के बाद कम ही बात की थी। शोएब ने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है कि वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को एक कैजुअल सेटिंग में भी आजमाए और देखे कि वो कितने नेचुरल तरीके से उन स्किल्स का यूज़ कर सकता है। गैदरिंग के दौरान शोएब ने अपने दोस्तों के साथ हल्की फुल्की बातें शुरू की। उसने पहले इनिशिएटिव लेकर कॉन्वर्सेशन शुरू की और धीरे धीरे सभी को कंफर्टेबल फील कराया। कुछ पुराने फ्रेंड्स से ऑकवर्ड पॉजेस भी आए, लेकिन शोएब ने उन्हें ग्रेसफुली हैंडल करते हुए कुछ प्रिपेयर्ड टॉपिक्स पर बात शुरू की। उसने हर इंटरैक्शन में अपने एक्टिव लिसनिंग स्किल्स का भी यूज़ किया। लोग उससे बात करने में सहज महसूस कर रहे थे और गैदरिंग में हर किसी को वो एक अच्छा दोस्त और सपोर्टिव व्यक्ति लग रहा था। रोहित ने गैदरिंग के बाद शोएब से कहा, यार, आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले भी हम बात करते थे, लेकिन अब तुम्हारी बातचीत में एक अलग ही वार्मथ और चार्म आ गया है। तुम अब लोगों को कनेक्ट करने का हुनर सीख गए हो। शोएब ने मुस्कुराकर अपने दोस्त का धन्यवाद किया और सोचा कि ये सब वो स्किल्स ही हैं जो उसने द फाइन आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक से सीखे थे। किताब के हर एक लेसन ने उसे बेहतर इंसान बनने में मदद की थी और वो इस ग्रोथ जर्नी के लिए खुद को धन्य मानता था। समय के साथ शोएब की कम्युनिकेशन स्किल्स ने उसे हर एस्पेक्ट में आगे बढ़ने में मदद की।
अब वो किसी भी बातचीत में सहज महसूस करता था, चाहे वो किसी स्ट्रेंजर से हो या उसके फैमिली मेंबर से। उसकी सक्सेस का राज सिर्फ उसकी टेक्निकल स्किल्स में नहीं था, बल्कि उन सॉफ्ट स्किल्स में था जो लोगों के साथ इफेक्टिवली कनेक्ट करने में मदद करते थे। उसने हर इंटरेक्शन को मीनिंगफुल बनाया और उसने सीखा कि बातचीत सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि एक अनकही वार्मथ और रिस्पेक्ट का एहसास कराती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।